आए हुए सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर स्वागत है। मैं संक्षिप्त में आपसे का परिचय जन सेवा संस्थान के अधिकारी से करवाना चाहता हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद जी महाराज महामंडलेश्वर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके तत्वाधान में आज अनेकों शहरों में यानी जींद, रोहतक, दादरी, पानीपत, गोहाना अनेकों शहरों में हमारे आश्रम चले हुए हैं। इस कड़ी में पिछले लगभग 1.5 महीने पहले जींद में एक बहुत बड़ा विशाल अनाथ आश्रम जन सेवा संस्थान द्वारा समाज को सौंपा गया था और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी का उद्देश्य है निरंतर अंत तक आगे बढ़ते रहना है। उसी कड़ी में इन्होंने जींद में पहला, ये जींद वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, जींद में पहला महिला अनाथ आश्रम जींद में बनने जा रहा है, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैं बहुत बताया है। बाकी डिटेल में हमारे स्वामी जी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान जी श्री प्रहलाद राय गर्ग जी बैठे हैं, हमारे उप प्रधान सतपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे रोहतक से आए हुए हमारे विनोद गुप्ता जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। साथ में हमारे एक कार्यकर्ता हरिओम जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आगे कार्रवाई के लिए स्वामी जी को सौंपता हूँ। स्वामी जी जन सेवा संस्थान रोहतक, जो कि पिछले 35 सालों से गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा, विक्षिप्त, मंदबुद्धि, वृद्ध, इन सभी लोगों के लिए सेवा कार्य कर रही है। जन सेवा संस्थान रोहतक के अंदर 4 आश्रम हैं, 2 वृद्ध आश्रम हैं, 2 अनाथ आश्रम हैं, एक महिलाओं का वृद्धाश्रम, एक पुरुषों का वृद्धाश्रम, एक महिलाओं का अनाथ आश्रम, एक पुरुषों का अनाथ आश्रम। वृद्धाश्रम में वे लोग रहते हैं जिनके या तो बच्चे नहीं हैं या बच्चे होते हुए उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको रखा जाता है। और अनाथ आश्रमों के अंदर वो मंदबुद्धि और पागल लोग होते हैं जिनके घर बार का पता ही नहीं होता, गलियों के अंदर घूमते हुए मिलते हैं, भीख नहीं मांगते, कई दिन के भूखे रहते हैं, दीवार के साथ बैठे रहेंगे, कई दिन तक प्यास लगी हुई है लेकिन उठकर पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है अगर प्याऊ के अंदर पानी मिलता है। उनको कोई दे देगा खाने के लिए तो ले लेंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे कई दिन के लिए। उन लोगों के लिए अनाथ आश्रम हमारे यहाँ खोले जाते हैं। रोहतक के अंदर पुरुषों का भी अनाथ आश्रम है, महिलाओं का भी अनाथ आश्रम है, चरखी दादरी के अंदर पुरुषों का अनाथ आश्रम है। जींद में भी पिछले 8 साल पहले पुरुषों का अनाथ आश्रम प्रारंभ किया गया था और वो सही रूप से चल रहा था, परंतु संख्या की दृष्टि से उसके अंदर केवल 60-65 आदमी ही रह सकते थे। उस दृष्टि से हमने हांसी रोड के ऊपर 5200 गज जगह के अंदर बड़ा अनाथ आश्रम बनाया, जिसका उद्घाटन हमने 9 जुलाई को किया था और उसके अंदर 350 आदमियों की कैपेसिटी उसमें रखी गई है। और उसके द्वारा हमारा विचार है कि नरवाना, टुहाना, उचाना, हांसी, इधर चारों तरफ के एरिया को हम कवर करके जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हमारे को मिलेगा हम उसके अंदर उनको रखेंगे। परंतु महिलाओं का अनाथ आश्रम रोहतक में है, परंतु हमारा ये विचार बना कि जहाँ जींद के अंदर भी महिलाओं का अनाथ आश्रम व वृद्धाश्रम होना चाहिए, तो उसी दृष्टि से परसों रविवार 3 सितंबर को जींद के अंदर भी महिला अनाथ आश्रम व वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। वो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर ये शुरू कर रहे हैं हम। इसके अंदर 70 महिलाओं की कैपेसिटी रहेगी और यदि ज़्यादा महिलाएं आ जाएंगी तो उनको फिर हम रोहतक ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि रोहतक के अंदर महिलाओं का हमारे 300 की कैपेसिटी का महिला अनाथ आश्रम चल रहा है और उसमें इस समय 265 महिलाएं रोहतक के अंदर रह रही हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ जितना आवश्यक पुरुषों का है उससे कहीं अधिक आवश्यक महिलाओं का है, क्योंकि जैसे रात को समाचार आ जाता है हमारे पास 8 बजे 20-25 साल की ये महिला यहाँ गली में घूम रही है। अब उसके लिए कोई साधन ना सरकार के पास में है, ना प्रशासन के पास में है, ना पुलिस के पास में है, क्योंकि रात को किसी भी महिला को थाने में रखा नहीं जा सकता। कानून है कि थाने के अंदर नहीं रख सकते, वो कहते हैं कहाँ ले करके जाएं। तो अल्टीमेटली प्रशासन और पुलिस सारे बेसहारा ऐसा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, किसी बस में बैठा देंगे, किसी ट्रेन में बैठा देंगे,
कि यहाँ से भला टालो, नहीं तो रात के टाइम पे घटना घट गई तो कल के फिर दिन हमारे को दिक्कत आ जाएगी। लोग 112 पर फोन कर देते हैं तो उनकी पुलिस की और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि क्या करें। उस अवस्था के अंदर हमारे पास रात को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक अलग अलग जिलों से लेकर के रोहतक के अंदर आते हैं महिला को दाखिल करने के लिए। फिर आप परसों की बात भी है, रात को 1 बजे एक महिला को लेकर के आए झज्जर से हमारे पास में दाखिल करने के लिए, तो हमने उसको दाखिल किया। तात्पर्य क्या है, अब ये जो महिलाओं की जो दशा है, ये महिलाएं ऐसी होती हैं, दिमाग से कमजोर हैं, ना कहीं भीख मांगती हैं, और समस्या क्या है, वो कहां पर सोएंगी, कहां पर वो वॉशरूम जाएंगी, कहां पर किसी से वो खाना मांगेगी। और रात के टाइम के बाद गली के अंदर कोई महिला 18-20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 45 साल की घूम रही है, तो क्या सुरक्षा है उसकी। तो जनसेवा संस्थान के जितने भी कार्य हैं वो सभी के सभी ऐसे कार्य हैं जो कि अति जरूरतमंद की सहायता करने के लिए बने हुए हैं। तो जींद के अंदर भी ये महिला अनाथ आश्रम जो खुलेगा तो उसके द्वारा हम सभी मिलकर के वहां पर ये सेवा करेंगे। कि सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है, जहां कहीं भी कोई भी ऐसी जरूरतमंद महिला मिले, पुरुषों का आश्रम तो पहले है ही, और जिसको रहने की समस्या है, कहाँ जाए, कहाँ या लावारिस मिले, तो तुरंत केवल हमारे को सूचना दे दें। हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे उपस्थित रहेगी, जा करके लेकर के आएंगे और उसको हर तरह का उसका इलाज और हर तरह की सारी उसकी व्यवस्था हम करेंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे को मिलते हैं कि चोट लग गई जरा सी पैर के अंदर, इलाज उसका हुआ नहीं, पैर सड़ता चला गया। अभी भी पिछले दिनों 1 हफ्ता पहले हमारे रोहतक की सार रोड के ऊपर एक मिला, तो उसकी 3 उंगलियां, 4 उंगलियां कीड़ों ने खा ली, कीड़े पड़ गए, कीड़ों ने खा ली उस सारी उंगलियां, और से केवल एक अंगूठा बचा। तात्पर्य क्या है, यदि पहले से उसका पता लग जाता है हमारे को, तो ऐसी नौबत नहीं आती कि उस घाव के अंदर पहले छोटी सी चोट लगी होगी, लेकिन वही सड़ गया, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, और कीड़े फिर बढ़ते चले गए और उन्होंने उंगलियों को उनको खा लिया। तो हमारा तात्पर्य क्या है इस बात के लिए कि महिलाओं का जो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम यहाँ पे खुला जा है, ये अपने आप के अंदर एक सेवा का के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और मैं समझता हूँ आप सभी के सहयोग से ये अच्छा कार्य चलेगा। 70 की कैपेसिटी है जी वर्तमान। हाँ जी, हाँ, 70 महिलाएं रह सकती हैं। इससे ज्यादा हो जाएगी तो रोहतक ट्रांसफर कर लेंगे। एक बार 60 से शुरू करेंगे, 10 का मर्दन है, कोई नहीं आ जाएगी तो रखने के लिए, बाकी इधर रोहतक है, 70 से अधिक होंगे तो रोक कर लेंगे। देखभाल करने के लिए स्टाफ महिला है, तो टोटल केवल महिलाओं का स्टाफ होगा, और इसके अंदर बहुत ही कठोर नियंत्रण हम रखते हैं। किस प्रकार से रखते हैं कि जैसे शाम को 7 बजे के बाद किसी भी कारण से किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। सारे के अंदर सीसीटीवी की कवरेज रहेगी, कैमरे की कवरेज रहेगी, और उन कैमरों को भी हमारे मोबाइल के अंदर शिफ्टिंग होगा। इसी प्रकार से कोई भी पुरुष अंदर प्रवेश करेगा तो अकेला प्रवेश नहीं करेगा, उसके साथ में हमारी जो मैनेजर होगी, वहां की महिला मैनेजर, वो साथ साथ में जाएगी, और जब तक कि वो गेट से बाहर ना आ जाए पुरुष, तब तक वो उसके साथ में ही रहेगी। तो इस प्रकार के नियम लागू करेंगे कि ताकि उनकी जो सुरक्षा है अंदर निवासियों की, क्योंकि वो तो दिमाग कमजोर हैं, तो उनका शोषण तो बहुत जल्दी किया जा सकता है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। स्वामी जी, जिस प्रकार से आप संन्यास आश्रम में हैं, क्या मन में विचार नहीं आता कि पहले वैचारिक क्रांति लाकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान लोगों के मन में बदला जाए? वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम तो एक अगला स्टेप था, क्या वैचारिक क्रांति के माध्यम से इस समस्या का समाधान की तरफ भी बढ़ने का? क्या इस बारे में हर एक आदमी नहीं सोचता कि हमें भी वृद्ध होना है, कल को मेरे साथ ये बर्ताव किया जाए तो क्या होगा? समस्या कहाँ आती है? यदि हम सब लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें तो जितने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं इतने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि हम खुद अपने हर एक आदमी अपने कानून के अनुसार चले, संविधान का पालन करे, तो क्या पुलिस की आवश्यकता रहेगी? क्या कोर्ट की आवश्यकता रहेगी? क्यों रहती है आवश्यकता कोर्ट की आवश्यकता? इसलिए है कि एक आदमी दूसरे का शोषण करता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, इसलिए जिसके अधिकारियों का हनन हुआ कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसका फैसला दे देता है। इसी प्रकार से माँ बाप को अपने घर में रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, और हम हर समय कहते हैं जरूर रखना चाहिए। हमारा तो जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए, वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। लेकिन बात तो यहां आ रही है कि जब एक वृद्ध सड़क पे आ जाता है वो कहां जाए? अगर हम ये कहें कि हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करते, आपको रोड पे नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, रोड पे है। क्योंकि यदि रोड पर नहीं होता तो हमारे पास में महिला वृद्धाश्रम के अंदर भी 85 महिलाएं रोहतक के अंदर है, महिला वृद्धाश्रम के अंदर, पुरुष वृद्धाश्रम के अंदर हमारे पास 170 आदमी रोहतक के अंदर है। तो ये जो समस्या इस बात की है कि यदि बच्चे ये कह दे तो मैं जहां जाना हो जाओ, तो वो कहां जाए? वो रेल के नीचे जाके कटता है, आके हमारे को कहता है या तो आप रख लो,
और नहीं तो मैं तो रेल के नीचे जाके कटने के सिवाय मेरे पास और कोई चीज साधन तो है ही नहीं। इसमें एज इफेक्ट भी होता है या सिर्फ बच्चों को ब्लेम कर सकते हैं? क्या एज इफेक्ट भी होता है? एज इफेक्ट तो सर मैं बताता हूँ, एज इफेक्ट के कारण क्या होता है, उनका दिमाग भी कमजोर हो जाता है, उनको चलने फिरने की या उनकी सामर्थ्य भी कम हो जाती है, खाते खाते गिराएंगे, खांसी हो जाती है, रात के टाइम पर सारी रात खांसते हैं, बलगम आता है उनके अंदर करके। तो मैं मानता हूँ कि उसके द्वारा बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन इसका ये आधार तो नहीं होता ना कि जिन माँ बाप ने हमारे को, जब छोटे थे हम, उस टाइम पे हम कपड़ों के अंदर लैट्रिन करते थे, तो क्या उस माँ ने हमारी लैट्रिन साफ नहीं की क्या? यदि वो ये कह दिए लैट्रिन मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, उसने ये नहीं सोचा, उसने सोचा ये मेरा है। इसी प्रकार से माँ बाप को भी हमें ये समझना कि वो मेरे हैं और मेरा दायित्व है, मेरा इनके ऊपर एहसान नहीं है, मेरा दायित्व है उनकी सेवा करना, और यदि मैं उनकी सेवा नहीं करता हूं तो मैं अपने दायित्व से विमुख हो रहा हूं। परंतु जो लोग सड़क पे आ गए हैं उनका क्या किया जाए? ये तो सब जगह ही आ ही रहा है, आपने देखा पेपरों में भी और में भी कितने लेख लिखे जाते हैं सब जगह आजकल। जो अपने सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत बड़ा प्रचार है, अगर माँ बाप तो आपके भगवान से भी ज्यादा है, क्योंकि भगवान तो आपको न्याय देता है, लेकिन माँ बाप तो ऐसे हैं कि आप गलती भी करते हो तो भी हमेशा माफ करते हैं। सबसे तरीके से बात आता है कि सबसे बड़ा दान पुण्य माँ बाप की सेवा करना है। परंतु समस्या ये है कि जो लोग सड़कों पे हैं वो कहां जाएं? इसी प्रकार से यदि आपके घर में दिमाग कमजोर व्यक्ति पैदा हो जाता है तो उसका भी घर के अंदर उतना ही राइट है जितना कि सक्षम व्यक्ति का है। अधिकार यदि बांटने का सवाल आएगा तो चाहे मकान है, चाहे दुकान है, चाहे उसकी जमीन है, उसका भी उस दिमाग कमजोर व्यक्ति का भी उतना ही हक है। लेकिन घर के लोग क्या समझते हैं कि इसने कभी कमाना नहीं, ये सदा घर के ऊपर बोझ रहेगा, कौन करे, इस दृष्टि से उसको छोड़ देते हैं। 80% केसेस के अंदर 20% केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो गलती से निकल जाते हैं, फिर घर वाले ढूंढते रहते हैं वो कहीं मिलता नहीं, तो फिर हम उनका क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका घर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अभी तक लगभग 600 लोगों को हम उनके घर भेज चुके हैं कि हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि जितना भी दिमाग कमजोर व्यक्ति है, जितना भी बता सके, उसके आधार पर फिर घर ढूंढने का प्रयास करते हैं हम उसका। अभी भी आप हमारे पास में महिला अनाथ आश्रम रोहतक में, उसके अंदर जाओगे आप, महिलाएं ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे हैं जी, मेरे को तो मेरे घर भेज दो जी, आपको हुए जिनको आपने क्यों रख रखा है, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं बता पाती। अब वो कहीं कहाँ की रहने वाली, बिहार की रहने वाली, बिहार तो इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढे उस बिहार को, वो अपना कुछ पता बताए तो वहां कहीं ना। कई बार ऐसा भी हुआ, हमने उनके घर को भी ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी उनके घर के नहीं लेके जाते। वो ये कहते हैं अभी आश्रम में तो है, नहीं तो ये जब चाहे जब निकल जाती है, जब चाहे गलियों में घूमती रहती है, जब कहीं कहीं वो करती रहती है, तो कम से कम आपके आश्रम में तो है, वो नहीं लेके जाते। अब यदि हमने जबरदस्ती करके हम उनको छोड़ करके आए तो फिर उसको छोड़ देंगे। महाराज जी, जो बात आप समझा रहे हैं वो बात सरकार भी समझा सकती है, उसके पास मेन पावर भी है, संसाधन भी है। आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सही है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या पहले कभी है कि हमारे रोहतक के अंदर कोई उन्होंने महिला अनाथ आश्रम बना रखा हो, कोई जींद के अंदर कोई महिला अनाथ आश्रम बना रखा हो, कोई किसी सी लेवल का कोई सरकारी ग्रांट नहीं है। जैसे अभी आश्रम चलाएंगे तो इसके ऊपर कोई सरकारी सहयोग नहीं है, केवल और केवल दानदाताओं के ऊपर वो चलेगी। इस बात के तो फिर सरकार ढकोसला करती है जन सेवा? हम ऐसा नहीं कहेंगे, ये तो आप लोग कह सकते हो इस बात के लिए, हम तो अपनी बात रखेंगे। जब वो काम ही नहीं कर पा रहे तो ढकोसला ही माना जाए? नहीं, वो तो ऐसे है ना, काम करने के लिए बहुत चीजें होती हैं, अब उनमें से कितने % कौन कितना कर पा रहा है, कौन सी सरकार कितना कर पा रही है, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, उनको क्या करना चाहिए, कितना वो कर पा रहे हैं। हम तो अपना ये कहेंगे कि ये जो बेसहारा लोग हैं, जरूरतमंद हैं, इनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन यदि सरकार नहीं करती तो NGO जो है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना फर्ज पूरा करते हैं। स्वामी परमानंद जी का मूल उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार के अनाथ आश्रम, अनाथालय खोले बैठे हैं, अंतिम उद्देश्य किस उद्देश्य को लेके आप चले? मैं ये लेके चलता हूं कि जैसे अंत्योदय स्कीम बोलते हैं कि सबसे आखिरी व्यक्ति, अब मैं ये समझता हूं जो दिमाग कमजोर व्यक्ति है ये सबसे अंतिम व्यक्ति है, क्योंकि ये भीख नहीं मांगता। आपने बाजार में भीख मांगते हुए देखे होंगे, वहां दिमाग कमजोर लोग नहीं है। वे दिमाग कमजोर लोग तो बस दिमाग से उसका काम करता नहीं, वो जाके हैं, बैठे हैं, और किसी भी हालत के अंदर आपने चलते चलते उसके ऊपर उसको रोटी दे दी तो रोटी खा ली उसने, आपने उसको 20 रुपए दे दिए तो उसको ये नहीं बताया 20 रुपए हैं, उसे ये नहीं पता इसका सामान कहां से खरीदा जाएगा या क्या किया जाएगा, वो वहीं पर ही पड़े रहते हैं और करे रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि वे जो लोग जो कि समाज के अंदर बिल्कुल हे दृष्टि से हैं, इनका पालन, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनको हम ला करके उनका हम इलाज करवाएं, उनको मेंटेन करवाएं, और उन लोगों के अंदर भी मुख्य धारा को शामिल करने के लायक हो जाते हैं। 90% तक वे लोग ठीक हुए हैं। अब हमारे आश्रमों के अंदर भी आधा स्टाफ इन्हीं में से है। अब वे जो लोग दिमाग कमजोर लोग सड़क के ऊपर थे, समाज के ऊपर भी बोझ थे, सरकार के ऊपर भी बोझ थे, वही व्यक्ति जब उनका साइकेट्रिक इलाज करवाया जाता है, रेगुलर उनको दवाई दी जाती है,
तो दवाई के साथ में वो लगभग ठीक हो जाते हैं। आप उनसे मिलोगे, आप ये कोई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो जिस हालत में था उसमें तो अब हमने इलाज करवा दिया ना, अब वो फिर वहीं पर काम करने लगते हैं। आप हमारे रसोई में जाओगे, एक स्टाफ है, 5 जने उन्हीं में से लगे हुए सेवा करने के लिए। झाड़ू पोछे का है, दूसरे को नहलाने का है, दूसरे को दवाई देने का है, सेवा करने का भी लोग सेवा करते हैं। तो जो लोग समाज के ऊपर बोझ थे, बिना किसी जिसको नहीं था, उनको हमने प्रोडक्टिव बना दिया। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल उनको बैठा दिया और उनको खिला दिया और उनकी जिंदगी पूरी कर दी। नो, हमारा ये है कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो समाज के काम आ सकते हैं। और अब हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारे गेट के ऊपर चौकीदार बैठा है, वो इन आश्रमवासियों में से है। अब यदि हम रखेंगे तो कम से कम 10,000 रुपये का दिन का, 10,000 रुपये का रात का आएगा हमारा। लेकिन अब हमें उन्हीं में से वे लोग सही काम कर रहे हैं, सही जिम्मेवारियां दे रहे हैं, सही ड्यूटी दे रहे हैं, उस बातें करके दूसरों को नहलाने का है, सफाई करने का, कितने लोग भी कर। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिनके घर से गुम हो गए हैं उनको उनके घर के अंदर पहुंचाना, जो रख नहीं रहे हैं या रख नहीं सकते हैं या इस हालत के अंदर है, तो उनको इज्जत के साथ, क्योंकि अब आप उनको देखोगे, आप उनके चेहरे के ऊपर किसी के ऊपर आपको निराशा नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देती? उनको ये मालूम है जब मुझे भूख लगेगी उससे पहले भोजन मिल जाएगा, जब मैं रोगी हो जाऊंगा तो मुझे उससे पहले दवाई मिल जाएगी। अब हमारे वृद्धाश्रम में है, तो वो क्या है, घर से तिरस्कृत है, तो हम उनको कितनी भी सेवा दे लें हम उनको, फिर भी हम उनको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनको अपने बच्चों की याद आती है। वो ये कहते हैं, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, जिन बच्चों को हमने सिफारिश करके नौकरी के ऊपर लगवाया और उन्हीं बच्चों ने हमारे को निकाल दिया, तो उनकी जो है ना जी सर, उनकी वो जो है ना याद आती रहती है बच्चों की। और वो ये भी चाहते हैं कि बच्चे आगे हमारे को ले जाए तो हम चले जाएं। तो हम उनको नहाने के लिए गर्म पानी देते हैं, पीने के लिए ठंडा पानी देते हैं, सारी चीजें देते हैं उनको सुविधाएं। लेकिन फिर भी जो उनका मानसिक जो उनकी पीड़ा है, उस मानसिक पीड़ा को हम तभी दूर नहीं कर पाते हैं। अब उनको सब कुछ हम देते हैं, आप पूछो इनको किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी है, लेकिन बच्चों की याद आती है। कई जने हमारे को ये कहते हैं, बेटा बहू तो मुझे खाने के लिए नहीं देती, वो छोटा सा पोता है ना जी, वो याद आवा है मेरे को। वो आकर रात के टाइम पर सवेरे आकर बोला, दादा चल लगा, जो कि दादा तो है भी नहीं बेचारे, यहाँ पर पोता थोड़ी है, लेकिन उसकी याद आती है उन बच्चों की। तो वो तो चाहते हैं कि अपने घर में रहें, लेकिन जब कोई नहीं रखता तो क्या करें? उसके लिए आश्रम है, जरूरतमंद के काम आना, ये जनसेवा संस्थान का उद्देश्य है। दूसरा, रोहतक के अंदर पब्लिक स्कूल चलता है, मैंने पिछली बार बताया था, निःशुल्क पब्लिक स्कूल, नर्सरी से लेकर के +2 तक का स्कूल, CBSE एफिलिएटेड, इंग्लिश मीडियम, और इसमें 740 बच्चे पढ़ रहे हैं और कंप्लीटली फ्री। पब्लिक स्कूल के आगे फ्री लिखना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। किसी बच्चे से कोई फीस नहीं है, किसी भी बच्चे को बस में लेके आते हैं, बस में छोड़ के आते हैं, बस जाती है प्राइवेट स्कूल जाते हैं, बस का कोई चार्जेज नहीं, किताबें, कापियां, स्टेशनरी सब कुछ फ्री में उन बच्चों को। ड्रेस, 2 ड्रेस गर्मी की, 2 ड्रेस सर्दी की, टाई, टोपा, जुराब, जूता, जर्सी, सब कुछ स्कूल से मिलेगा। और दोपहर के अंदर लंच भी, रोटी, दाल, सब्जी, चावल हर रोज सारे बच्चों के लिए मिलेगा। 740 बच्चे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ते हैं। ये कौन है? किसी का माँ बाप दोनों नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई तलाकशुदा माँ बाप के बच्चे हैं, कोई पिता तो है लेकिन डिसेबल्ड है, कमा नहीं सकता, कोई झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कोई किराए के मकान वाले हैं, कोई लेबर क्लास वाले हैं। उन बच्चों को ला करके हम उनको पढ़ाते हैं, उनका इंक्वायरी करके। और अभी भी जस्ट पिछले दिनों अभी MBBS में दाखिला मिला एक विधवा के बच्चे को, गरीब विधवा का बच्चा, बिल्कुल ही उसमें रहते हैं, और उसको MBBS में सरकारी सीट पे दाखिला मिला है। आज ज्वाइनिंग किया उसने। नहीं, आश्रम में नहीं रहते ये बच्चे। कौन है? दिमाग से सही हैं, समाज में रहते हैं, गरीब परिवारों से हैं। जैसे ये बच्चा जिसको MBBS में दाखिला मिला, इसका पिता की डेथ हो गई, जो छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा। तो अब वो माँ है, कहीं झाड़ू पोछे का कोई छोटा मोटा काम करती है, तो अब उसको अब जो है हमने पढ़ाया, नर्सरी से शुरू में स्टार्टिंग हमारे पास में आया था, हमने पढ़ा करके +2 तक किया। अब नीट का उसका एग्जाम दुआ दिया, मेडिकल साइड दुआ दी थी, MBBS में दाखिला मिल गया उसको भी। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास ये है कि जो समाज का जरूरतमंद वर्ग है उनको यदि हम सपोर्ट कर दें तो वो गरीबी से बाहर आ जाए। ये उद्देश्य है हमारे स्कूल का। और जो ऐसा वर्ग है उनको भी सम्मान के साथ में रहने का व्यवस्था का, इलाज की सारी व्यवस्था उसको मिले। जैसे हमारे पास 3 एम्बुलेंस है रोहतक में, यहाँ पर जिंद में भी एम्बुलेंस है। किसी को रात के टाइम पर 10 बजे वृद्ध नहीं है, कहते हैं मेरे तो छाती में दर्द है जी, तो हमें तो उसी समय उसको लेकर जाना पड़ेगा ना जी मेडिकल में, क्योंकि हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी हो, बूढ़े आदमी को। और बूढ़े आदमी का तो होता ही ये है, 60 साल से ऊपर होने के बाद तो कोई ना कोई रोग तो होता ही होता है। तो जो भी वृद्ध हमारे को मिलते हैं, किसी को बुखार है जी, किसी को शुगर है जी, किसी को ब्लड प्रेशर है जी, किसी की आंख बनवानी है जी, किसी के दांत निकलवाने हैं जी, किसी का वो करना है जी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, किसी का चश्मा बनवाना है जी।
तो इस प्रकार से उनको समय के ऊपर उनको सहायता मिले, इस प्रकार प्रयास हमारा चलता है। और हमने इसी बारे में एक छोटी सी ये वीडियो बनाई है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और अनेकों प्रेरणाओं से भरा हुआ है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक बीज में एक पेड़ छिपा होता है। ये बात सच है, किंतु बीज को खाद पानी देने वाला ना मिले तो पेड़ बनना तो दूर, वह स्वयं का अस्तित्व भी खो देता है। आज हरियाणा प्रांत में जनसेवा संस्थान वृक्ष अनेकों बेसहारा को नई जिंदगी देने का काम कर रहा है। यह नन्हा सा बोया हुआ सेवारूपी बीज डॉक्टर स्वामी परमानंद महाराज की सेवा एवं पुरुषार्थ का परिणाम है। स्वामी जी ने पहनकर दिखाया, जिसे सुनकर और देखकर लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वह मार्गदर्शन जो एक मानव को महामानव बनाता है। एक साधन संपन्न परिवार से संबंधित स्वामी जी सभी सुख सुविधाओं को एक तिनका समझकर उनका त्याग कर दिया और लग गए उन दुखी लोगों की जीवन रक्षा में जिनसे स्वामी जी का कोई सांसारिक संबंध नहीं था। संबंध था तो वह था मानवता का, इंसानियत का, पर पीड़ा को समझने का, खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जीने का। आइए अब जनसेवा संस्थान रामतक के वर्तमान सेवा कार्यों को समझते हैं। वर्तमान समय में संस्था द्वारा कुल 7 आश्रम संचालित हैं। 4 आश्रम रामतक में, 1 आश्रम जींद में, 1 आश्रम चरखी दादरी में एवं 1 आश्रम कलानौर में स्थित है। इन आश्रमों में कुल 757 लाभार्थी निवास कर रहे हैं। रामतक के 4 आश्रमों में से 2 वृद्धाश्रम एवं 2 अनाथ आश्रम हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग आश्रमों की व्यवस्था है। पुरुष अनाथ आश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 211 है, जींद में 65, दादरी में 63 एवं कलानौर में 51 है। महिला अनाथ आश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 210 है। पुरुष वृद्धाश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 80 एवं महिला वृद्धाश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 77 है। वृद्धाश्रमों में वे बुजुर्ग रहते हैं जो दुनिया के नहीं अपनों के सताए हुए होते हैं। कुछ बुजुर्गों की खुद की संतान नहीं होती और कुछ बुजुर्गों की खुद की संतानें उन्हें बुढ़ापे में उन्हें खुद का नहीं मानती। जन सेवा संस्थान रामतक का सेवा भाव एवं आध्यात्मिक वातावरण उन्हें इस दर्द से निकालने में एक चिकित्सक की भांति कार्य करता है। सभी बुजुर्ग आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। समय पर हर व्यवस्था बुजुर्गों को उपलब्ध होती है। सुविधाओं में देसी घी में बना हुआ स्वादिष्ट भोजन, नहाने एवं पीने के लिए गर्म व ठंडे पानी की व्यवस्था, मनोरंजन के लिए LED, पढ़ने के लिए पुस्तकालय की उचित व्यवस्था संस्थान में है। झूठे बर्तनों एवं उतारे हुए मलिन वस्त्रों को धोने की व्यवस्था संस्थान द्वारा ही प्रदान की जाती है। संस्था द्वारा नियुक्त किए गए सहायक हर वक्त बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। समय समय पर चिकित्सकों द्वारा बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। होली एवं दीपावली जैसे त्योहारों पर बुजुर्गों के लिए महोत्सव का आयोजन होता है ताकि वे दुख और तनाव के साथ नहीं बल्कि उत्सव के साथ अपना जीवन आश्रम में व्यतीत करें। अब आगे हम संस्था द्वारा संचालित अनाथ आश्रमों में हो रहे सेवा कार्यों को जानते हैं। किसी की खुशी में उसे गले लगाने का हुनर तो हर कोई जानता है, परंतु सच्ची मानवता की पहचान किसी के दर्द में उसका हाथ पकड़ने से होती है। जन सेवा संस्थान रामतक द्वारा संचालित अनाथ आश्रम पीड़ितों के लिए तूफान में कश्ती का काम करते हैं। अनाथ आश्रमों में लावारिस, मंदबुद्धि एवं शोषित व्यक्तियों को रखा जाता है। इनकी प्रारंभिक अवस्था बड़ी दयनीय होती है। ये सड़कों के किनारे, गली मोहल्ले में कूड़ा करकट में विक्षिप्त अवस्था में मिलते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों से इन्हें संस्था में लाया जाता है। पुलिस, समाज सेवियों एवं संस्था के स्वयंसेवकों के प्रयासों व संपर्क के माध्यम से इन्हें लाया जाता है। बहुत बार घायल अवस्था में या बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनके पूरे शरीर में कीड़े पड़े होते हैं। काफी दिनों तक घायल अवस्था में पड़े होने के कारण ये शारीरिक या मानसिक रूप से बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी बेहोशी की हालत में इनके पास भीख मांगने तक का विकल्प नहीं बचता। महिला पीड़ितों की हालत तो बद से बदतर होती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी उनका जीवन संकट में होता है।
चिथड़ों में लिपटे हुए ये पीड़ित लोग लाशों के समान नजर आते हैं। संस्थान में लाने के बाद मानो इनके पुनर्जीवन का सफर शुरू होता है। लाने के बाद सबसे पहले इन्हें अच्छे ढंग से नहलाया जाता है, इनके शरीर की सफाई की जाती है एवं उचित स्थान पर इन्हें रखा जाता है। सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें आश्रम से मिलती हैं। पीड़ित लोगों के शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक इलाज पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, परंतु पागलपन की अवस्था में पहुंचने के कारण इनकी सेवा करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ये उग्र होकर संस्थान के स्वयंसेवकों से मारपीट करने लग जाते हैं, परंतु स्वयंसेवक प्रतिक्रिया रहित होकर बड़े ही विनम्र भाव से पेश आते हैं। हालत में सुधार आने के बाद चिकित्सकों की निगरानी में इन्हें सेवा कार्यों से भी जोड़ा जाता है, ताकि ये अपने सामान्य जीवन को फिर से प्राप्त कर सके। ठीक होने के बाद इनसे इनके घर के बारे में याद करने के लिए कहा जाता है। बहन का फोन आया तो आएंगी तो चले जाएंगे। आप सेवा करते हैं और क्या मर जाएंगे तो खाना बनवा लें। पता चलने पर इन्हें परिवार को सौंप दिया जाता है। परिवार के लिए ये पल बहुत अलौकिक होते हैं। जल सेवा संस्थान द्वारा राफत में एक निःशुल्क विद्यालय भी संचालित है, जिसमें 767 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह विद्यालय CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। नर्सरी से 12वीं तक ये विद्यालय बिल्कुल निःशुल्क है। अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चों को इसमें दाखिल किया जाता है। ये बच्चे मजदूर वर्ग से, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तथा विधवाओं के बच्चे होते हैं। सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री बच्चों को विद्यालय से ही प्राप्त होती है। कॉपी, किताबें, बैग, जूते, ड्रेस इत्यादि के साथ साथ बच्चों को बसों से विद्यालय लाना एवं छोड़कर आना बिल्कुल निःशुल्क रहता है। संस्था सदस्यों एवं अध्यापकों की मेहनत के कारण बच्चों का परिणाम हमेशा सराहनीय रहता है। विद्यालय से पढ़कर अनेकों बच्चे आज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। इन सभी सेवाओं के अलावा भी जन सेवा संस्थान अनेकों सेवाओं की जिम्मेदारी उठाकर शांत एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गरीब कन्याओं की शादी करवाना, आवश्यक जगहों पर प्याऊ बनवाना, मेडिकल सेवा, गौशाला के माध्यम से गौओं की सेवा इत्यादि शामिल है। हर महीने राहत आश्रम में नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है। अब तक लगभग 2 लाख लोगों की नेत्र जांच की जा चुकी है। लगभग 1,75,000 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन किए जा चुके हैं। रक्तदान के क्षेत्र में भी जन सेवा संस्थान अपनी अग्रणीय भूमिका निभाता है। संस्थान द्वारा समय समय पर विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। देश में किसी भी आपदा के समय जन सेवा संस्थान के सदस्य एवं स्वयंसेवक स्वामी जी के सानिध्य में पहुंचकर अनेकों जिंदगियों को बचाने का कार्य करते हैं। उत्तराखंड की बाढ़, गुजरात में भूकंप, राजस्थान में सूखा, नेपाल में भूकंप, केरल में बाढ़ इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। कोरोना की पहली लहर में जन सेवा संस्थान के विद्यालय का प्रांगण एक विशाल रसोई के रूप में तब्दील कर दिया गया। अनेकों जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया गया। 4,80,000 भोजन के पैकेट, 4,700 राशन किट, 1,027 दूध के पैकेट जरूरतमंदों को सही तरीके से वितरित किए गए। कोरोना की दूसरी लहर में जन सेवा संस्थान का विद्यालय अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे रोगियों के लिए कोविड सेंटर बनाया गया। 162 कोविड मरीज इस सेंटर में रहे। संस्था के स्वयंसेवकों ने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा की। जन सेवा संस्थान की सेवा कार्यों को अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने सम्मान देकर नमन किया। 1975 में आपातकाल के समय सत्याग्रह करने के लिए स्वामी जी को हरियाणा सरकार द्वारा ताम्र पत्र प्राप्त है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी द्वारा स्वामी जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त है।
पीड़ित मानवता की सेवा के लिए वरिष्ठ संत समाज द्वारा स्वामी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया। इसके अतिरिक्त जन सेवा संस्थान अनेकों बार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर चुका है। सेवा का जो वैसे है उसके लिए क्या करना पड़ता है? आज स्वामी जी के सानिध्य में एक और आश्रम का शिलान्यास किया जा रहा है। यह दृश्य सच में अनूठा है, प्रेरणादायक है। मानवता की सच्ची पूजा इसी को कहते हैं। हम सबकी शुभकामनाएं इस आश्रम को चलाने वाले सदस्यों के साथ हैं। वर्तमान में जन सेवा संस्थान द्वारा बेसहारा व्यक्तियों के लिए जींद, पानीपत, गोहाना व बहादुरगढ़ में 4 आश्रम निर्माणाधीन हैं, जिनके निर्माण पर प्रत्येक आश्रम पर 4 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जो केवल और केवल समाज सेवियों द्वारा दिए जाने वाले दान से निर्मित किए जा रहे हैं। अंत में संस्थान द्वारा यह विनम्र निवेदन है कि आपको कहीं भी कोई लावारिस, बेसहारा, वृद्ध, अपाहिज, परित्यक्त, शोषित, चोट खाए अथवा बुरी हालत में कोई व्यक्ति मिले तो उसके घर अर्थात जन सेवा संस्थान रोहतक द्वारा संचालित विभिन्न अनाथ आश्रमों में भिजवाने हेतु संपर्क करें। हमारे व्यक्ति तथा एम्बुलेंस स्वयं आकर अमुक व्यक्ति को ले जाएंगे। सेवा के लिए उठे हाथ प्रार्थना के लिए उठे हाथों से ज्यादा पवित्र हैं। महिलाओं के बारे में बताऊं मैं आपको। एक महिला हमारे को अनाज मंडी रोहतक के अंदर पागल के हालत में मिली। कुछ तो पागल ऐसे होते हैं जो जन्म से होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बाद में पागल होते हैं। तो वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, लेकिन बाद में वो पागल हो गई और पता नहीं कैसे रोहतक के अंदर पहुंची। रोहतक की मंडी से समाचार आया, हम उसको ले आए। 10 साल तक उसको महिला अनाथ आश्रम में रखा, उसकी काउंसलिंग करते रहे, इलाज चलता रहा साइकियाट्री का, लेकिन बड़ा पता नहीं बता पाई। 11वां साल जब हो गया उसको, तब उसने अपने भाई का पता बताया कि मेरा भाई दोसा बांदी कोई राजस्थान में रहते हैं। जब हमने फिर तुरंत हमने संपर्क किया, भाई का क्या नाम है, हमने उसको ढूंढ लिया भाई को। तो भाई ने बताया, नु बोला जी इसको तो पूरा परिवार है, इसका आदमी है, बच्चे हैं, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, लेकिन नहीं बता पाई। अब 11वें साल के अंदर जा करके जब फिर हमने उन्होंने बताया, भाई ने भी सारा एड्रेस बताया, परिवार में सूचना दी, तो बोले हम तो 11 साल से ढूंढ रहे हैं इसको। और हमने तो ये माना कि वो तो मर गई होगी, क्योंकि 11 साल तक कोई महिला घर से बाहर निकली हुई है। दूसरा तो बोले 2 महीने पहले ही हमने इसकी लड़की थी जो 18 साल की हो गई थी, तो हमने सोच के माँ तो मर ली, तो उसकी लड़की की शादी की है 2 महीने पहले। और अब जो है ना, देखा जब उन्होंने कि 10 साल 11 साल तक वो महिला सुरक्षित वातावरण में रही, महिलाओं के अंदर रही और हर तरह से उसकी मतलब सेहत के हिसाब से और के हिसाब से खाना पीना सब कुछ सारी चीज सही व्यवस्था में रही। तो अब वो जो चीज है ना कि पति को पत्नी मिल गई, बच्चों को माँ मिल गई, उसको अपना पति मिल गया, सारा घर परिवार के अंदर पहुंच गया। ये जो पुण्य है इसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इसके अंदर कौन सहभागी है? इसके अंदर वे सभी सहभागी हैं जो लोग संस्था को दान दे करके संस्था को सहयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार से कोई सहयोग नहीं है, ये तो लोगों की अपनी भावना है। जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर भी लोग सहयोग दे रहे हैं, जो संचालन हो रहा है उनके अंदर भी सहयोग दे रहे हैं। और इसके अंदर हमने एक सहयोग देने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। क्या? किसी का जन्मदिन है, आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, होटल में चले गए और 5000 रुपये खर्च कर दिए, रिश्तेदारों को बुला लिया, उनको दे दिए। उसके बजाय आप अपने जन्मदिन पे किसी की पुण्यतिथि है, विवाह दिवस है, या वैसे ही श्रद्धा भावना से आप हमारे यहाँ भोजन सेवा बुक करवाएं। और कितना आसान तरीका है कि आपको भोजन तैयार मिलेगा। आप समय पे आए, 11:30 बजे 12 बजे का समय रखा दोपहर का, और 12 बजे आप अपने परिवार के साथ में आए, जिसका जन्मदिन है उसको भी लेकर के आए और अपने हाथ से बेसहारा आदमियों को खाना खिलाएं। उसके हमने निश्चित चार्जेस रखे हुए हैं, कितने हैं? 3100 3500, हाँ जो भी है, मतलब एक समय के भोजन के। उसके हिसाब से
आप लोग अपना जो सेलिब्रेट करने का है, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को याद रहेगा, होटल याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा कि मेरे जन्म के समय मेरे माता पिता मेरे को अनाथ आश्रम में लेके जाया करते और हम वहां बेसहारा आदमियों को खाना खिलाया करते। और आगे से उनको भी, परिवार वालों को कहीं पर भी कोई मिल जाएगा वो तुरंत कहेंगे कि पापा वहां पर समाचार दे देते हैं, वो आके ले जाएंगे, वो उसको रखेंगे। तो इस प्रकार से जन सेवा संस्थान के आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रखता है, क्योंकि ये जो काम है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है। सब मिलजुल करके इसमें सहयोग करेंगे। और जो आदमी एक फोन भी हमारे को कर देता है, मैं समझता हूं वो भी बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनेगा। अब उसके अंदर तो हम पैसे नहीं मांग रहे, हम तो केवल ये कह रहे हैं यदि आपको कोई भी दिखाई दे जो हमारे को केवल एक फोन कर दें, अगर जी वहां पर ऐसे ऐसे एक आदमी है इस प्रकार का, हम उसको इतना ही कहेंगे कि आप थोड़ी सी देर प्रतीक्षा कर लो, हमारी एम्बुलेंस पहुंच रही है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।